अस्सलाम वालेकुम जी। सब स्टूडेंट्स आ गए हैं? सबको आवाज क्लियर है मेरी? सबको आवाज क्लियर है मेरी? एनीवन को मुझे कंफर्म करे कोई भी। जी हमने इसके पोर्शन सेल ऑफ गुड्स हमें रीड आउट कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तकरीबन हमारा लास्ट टॉपिक है ये, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसके बाद थोड़ा सा आपका क्वेश्चन है कि कोर्स का ना कुछ हिरार्की क्या होती है क्या नहीं, वो हम इंशाल्लाह इसके बाद हम कर लेंगे। यहाँ तक किसी प्रीवियस लेक्चर के रिगार्डिंग, प्रीवियस चैप्टर्स के रिकॉर्डिंग ने किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर्स, रिगार्डिंग प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर्स जो भी हमने सिलेबस में रीड आउट किए हैं। मीनवाइल इतना ये कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है, इंशाल्लाह हम एक मॉक रख लेते हैं। मॉक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हो जाएगा आपका। आपके पास ये 3 से 4 दिन का मार्जिन भी है, सो दैट ये है कि आपको भी थोड़ा पता लग जाएगा कि कहाँ तक आप लोगों की तैयारी है। मुझे भी पता लग जाएगा किस लेवल पे आप लोग पहुंचे हैं अभी तक तैयारी के हिसाब से, कितने परसेंट आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है, कितने परसेंट की नहीं हुई है। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम कुछ रिवीजन क्लासेस बेशक अरेंज करना चाहिए। आप लोगों के सजेशन पे है कि अगर आप लोग चाहते हैं सजेशन मतलब कि अगर रिवीजन क्लास होनी चाहिए तो अगर कुछ समझते हैं मेजॉरिटी की अगर चाहिए हो तो हम इंशाल्लाह अरेंज भी कर लेंगे। यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग प्रीवियस चैप्टर, हमने कंडीशन ऑफ वारंटीज पढ़ी थी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सेल एंड एग्रीमेंट टू द सेल का हमने वो डिफरेंसेस हमने कुछ पढ़े थे। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क, अदरवाइज हम ये है कि मूव ऑन करते हैं। जी मोहम्मद आरिफ, कमर, राना फैसल। ओके कमर, थैंक यू। हम स्टार्ट कर रहे थे परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कि यार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हमारा परफॉर्मेंस कितनी मैटर करती है। देखिए परफॉर्मेंस के अबाउट हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को कैसे हमने हैंडलिंग करना है। परफॉर्मेंस आपकी जाहिर बात है परचेजर के हवाले से भी हो सकती है और सेलर के हवाले से भी हो सकती है। हम कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, performance of the contract of sale means the performance of the respective duties of the seller and buyer, as per the terms of the contract. The parties of
The parties to a contract should include the terms in their contract regarding time, place of delivery, modes of delivery, payment of price, etc. If the contract is silent in this regard, the rule contained in the Sale of Goods Act apply. उसने कहा है कि द परफॉर्मेंस चीजें डिपेंड कर रही होती हैं आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर कि यार किस टाइम डिलीवरी दी जाएगी, सूटेबल भी है कि नहीं है, किस टाइम पर, किस जगह पर, किस मोड ऑफ डिलीवरी में, किस पेमेंट का पैटर्न क्या होगा। जाहिर बात है पेमेंट के अंदर कैश ऑन डिलीवरी है, ये भी एक परफॉर्मेंस होता है। कॉन्ट्रैक्ट एंड मोड ऑफ द पेमेंट है, मोड ऑफ द पेमेंट है। इफ द कहता है फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट इस बारे में साइलेंट है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने ये चीजें स्पेसिफाई नहीं की हैं, तो कुछ सेल ऑफ गुड्स में जो अंडरस्टैंडिंग मतलब कि जो एक न्यूट्रल पॉइंट है कि यार एट द, जिस तरह एक कॉमन सेंस की बात है, वहां पर फिर रीजनेबल जजमेंटल अप्रोच आ जाती है आपकी। कैंडिडेट सी बात है, अगर सेल ऑफिशियल आवर्स में किया तो ऑफिशियल आवर्स में ही आपने डिलीवरी करनी है। फिर कुछ रीजनेबल सर्कमस्टांस आ जाते हैं। डिलीवरी ऑफ द गुड्स का मतलब क्या है, कहते हैं डिलीवरी मींस अ वॉलंटरली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, एक बंदे की मलकियत से फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज कॉल्ड द डिलीवरी। अ वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज कॉल्ड द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अब आगे हम मोड्स ऑफ डिलीवरी हम पढ़ लेते हैं कि यार पहला तो है कि एक्चुअल डिलीवरी, कहते व्हेन द गुड्स आर फिजिकली हैंडेड ओवर बाय द सेलर और हिज एजेंट to the buyer on his or his agent, the delivery is called the actual delivery। जहां पर हम फिजिकली बाय हैंड हम डिलीवर कर रहे होते हैं, लाइक हम टीसीएस मैन कहते हैं यार फिजिकली वो हैंडेड ओवर कर रहा होता है, तो यहाँ पर उसको या उसके एजेंट को व्हाटएवर जो भी है कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट है उसके मुताबिक जो भी हम कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल डिलीवरी। कहता है ए सेल्स द कार टू बी, ए हैंड्स ओवर द कार टू बी, इट इज एन एक्चुअल डिलीवरी। और एक सिंबॉलिकल डिलीवरी, नाम से जाहिर होता है कि यार निशान हो ठीक है डिलीवरी कर दी है, बट इन एक्चुअल में ना हो। कहता व्हेन द बल्क ऑफ द गुड्स इज सोल्ड इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव एन एक्चुअल डिलीवरी। अब एक्चुअल डिलीवरी नहीं दे सकते तो इन सच अ केस द कंट्रोल ओवर द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम सिंबॉलिकल डिलीवरी, मतलब कि उसको कंट्रोल दे दिया जाता है। कहता ए सेल्स टू बी सर्टेन गुड्स व्हिच आर स्टोर्ड इन द लॉक्ड गोडाउन, A hands over the key of the godown to B, it is a symbolical delivery। इस तरह कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी की हम बात करते हैं। कहता है कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी occurs when change in the possession, मलकियत में of the possession of goods takes place without any change in the actual custody of the goods। एक्चुअल कस्टडी आपकी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन क्या पोजेशन एक जगह से दूसरी जगह पे आपकी जा रही है, दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब है कुछ रूल्स हैं डिलीवरी के, वो रूल्स क्या है। कहता है ड्यूटी ऑफ द सेलर एंड बायर, दोनों की ड्यूटी क्या होगी। कहता है इट इज ड्यूटी ऑफ द सेलर टू बायर द गुड्स एंड ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। इन शॉर्ट तीन ही चीजें हैं कि सेलर उसके क्वालिटी के म्यार के मुताबिक उसको सेल करे, बायर उसको एक्सेप्ट करे और उसको पेमेंट कर दे टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के मुताबिक। फिर इसी तरह डिलीवरी एंड द पेमेंट है। कहता है अनलेस अदरवाइज एग्रीड, कोई और चीज हम दोनों ने एग्री नहीं कर ली हो, the seller shall be ready for the delivery of the goods, वो रेडी होगा, and the buyer in exchange वो प्राइस के लिए रेडी होगा, और the buyer shall be ready to pay, buyer shall be ready to pay unless otherwise agreed, the buyer shall ready to pay goods, the buyer in exchange for the price, and the buyer shall be ready to pay the price in exchange of the possession of the goods simultaneously। आगे मोड ऑफ द डिलीवरी है। कहते हैं डिलीवरी ऑफ द गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय एनी ऑफ द वेज, किस वेज में, ऑन विच द पार्टीज एग्रीड। इट मे बी एक्चुअल हो सकती है, सिंबॉलिकल हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। कहता है व्हेन द पार्ट डिलीवरी इज मेड इन प्रोग्रेस ऑफ द होल डिलीवरी इट इज ट्रीटेड एज द डिलीवरी ऑफ द होल। जब होल डिलीवरी का जो भी प्रोग्रेस में है उसकी पार्ट आप डिलीवर करो तो इट इज ट्रीटेड एज द डिलीवरी ऑफ द होल। द ओनरशिप इन द होल ऑफ द गुड्स पासेस टू द बायर, बट व्हेन द पार्ट डिलीवरी, जब होल में जा रही हो तो जाहिर बात है सारी की सारी ट्रांसफर की, लेकिन बट व्हेन द पार्ट डिलीवरी इज मेड with the intention of separating it from the whole, it is not treated as the
आप समझ रहे हैं कि मतलब अगर एक कोई भी चीज हम डिलीवर कर रहे हैं, उसमें से मैं कहता हूँ ए बी एंड सी, तीन चीजें थी। ए तो फुली डिलीवर हो गई, बी आधी डिलीवर हुई है, और सी अभी आपकी रहती है। तो ए क्या होगा, ए तो आपकी फुल डिलीवर कंसिडर होगी। बट व्हेन द पार्ट डिलीवरी इज मेड विद द इंटेंशन ऑफ द सेपरेटिंग, जब उसको सेपरेट अगर हम कर सकते हैं तब एक पूरी की पूरी डिलीवरी होगी, अदरवाइज वो पार्ट डिलीवरी होगी, और इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ डिलीवरी ऑफ द होल, ये पूरी कंसिडर नहीं होगी। द ओनरशिप ऑफ द होल क्वांटिटी डज नॉट ट्रांसफर टू द बायर। नेक्स्ट ऑन द डिमांड ऑफ डिलीवरी, कहते हैं apart from any express, the seller is not bound to deliver the goods to the buyer unless the buyer suppliers applies for the delivery. फॉर एग्जाम्पल कहता है हम निकल दिया, ए ने सेल करता है आ कार टू बी को, ए इज नॉट बाउंड टू डिलीवर अनलेस बी रिक्वेस्ट फॉर द डिलीवरी। ये भी एक पार्ट ऑफ डिलीवरी आइटम्स की तरफ से होता है कि यार जब तक वो डिमांड ना करे, जब तक वो डिमांड ना करे उस वक्त तक आपने वो डिलीवरी नहीं करनी है। बट एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। इस तरह हमने कहा है कि अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन दी, मतलब कि जो उसके अगर कोई बरक्स आपने अगर सेट आउट कर लिया, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मुताबिक कोई चीज और सेट आउट हो गया है, सो दैट इज नॉट अ बिग डील। इसी तरह प्लेस ऑफ द डिलीवरी मैटर कर रही होती है। कहता है द गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड एट द स्पेसिफाइड प्लेस स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई किया हो गया, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई नहीं किया गया तो फॉलोइंग रूल्स आर बी अप्लाई। कहते हैं इन केस ऑफ अ सेल द गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड at the place where there are at the time of the sale, जहां पर वो सेल के टाइम में था वहीं पर वो गुड्स भी डिलीवर करें। कहते हैं इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू द सेल में the goods are to be delivered at the place where there are at the time agreement to the sell। सेल के केस में जब सेल हो रही थी, एग्रीमेंट टू द सेल के केस में एग्रीमेंट टू द सेल जहां पर हो रहा था, और इन केस वो फ्यूचर गुड्स the goods are to be delivered at the place where they are manufactured or produced, जहां पर वो बनी है या प्रोड्यूस हुई है, जो भी वहां पर वो डिलीवर करेगा, लाइक फैक्ट्री वगैरह मैन्युफैक्चरिंग जहां पर implement होते हैं। अब टाइम ऑफ डिलीवरी सेम, कहता है when time of delivery of the goods is specified in the contract, जब कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई द गुड्स मस्ट बी डिलीवर अकॉर्डिंगली, बट व्हेन नो टाइम इज फिक्स इन द कॉन्ट्रैक्ट द गुड्स मस्ट बी डिलीवर विद इन अ रीजनेबल टाइम। जब कोई चीज स्पेसिफाई नहीं होती तो रीजनेबल जजमेंट की तरफ हम चले जाते हैं। possession by the third party when the goods at the time of the sale, when the goods at the time of the sale in a sale are in the possession of a third person, there is no delivery by the seller to the buyer unless and until such third person acknowledge to the buyer that he holds the goods on his behalf। हम एग्जांपल कोड कर लेते हैं कि ए स्टोर करता है हिज गुड इन द बीज गोडाउन, ए सेल गुड्स टू एक्स एंड गिव्स हिम अ receipt to take delivery from B, B gives the goods to S, this is the delivery of the goods to the buyer। expenses of delivery, कहता है unless otherwise agreed the expenses of putting the goods into the deliverable state shall be borne by the seller। कौन बॉर्न करेगा, सेलर बॉर्न करेगा। ये अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि यार आपने पहुंच देनी, मतलब कहता है ना कि यार मेरे तक घर के डिलीवरी तक आपने मुझे बतानी है, unless otherwise agreed। इस तरह wrong delivery अगर the seller is responsible to deliver the goods to the buyer in accordance with the terms of the contract, in case of a wrong delivery the buyer can reject the goods, it may be either short delivery, excess delivery and mixed delivery। installment deliveries unless otherwise agreed the buyer of the goods is not bound to accept the delivery of the goods in installments। S bought from R 25 ton of the paper of by March, April's shipment R supplied 20 ton in March and 5 tons in September, and S is not bound to accept in the installment। जब तक इंस्टॉलमेंट जा रही है जब तक वो एक्सेप्ट करना उसके लिए जरूरी नहीं है।
ये वो स्टूडेंट्स जो अब जाके आ रहे हैं 30 मिनट्स के बाद। जी फातिमा मुजम्मिल एंड सुमैया। आप लोग 30 मिनट्स के बाद क्यों आए हैं? या सिर्फ टारगेट था कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर लॉग इन नहीं करेंगे तो आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी? फातिमा आपको आवाज आ रही है? नेक्स्ट वन टॉपिक है डिलीवरी टू द कैरियर्स। कहता है व्हेन द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू अ कैरियर, जब गुड्स डिलीवर करता है कैरियर को, वेदर नेम्ड बाय द बायर और नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर इज डीम्ड टू बी अ डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बायर। कहते जब वो इन पोर्शन में डाल देता है कैरियर में तो तीन तरफ से डिलीवरी हो जाती है कि ए सेल्स अ टीवी टू बी, ए हैंड्स ओवर द टीवी टू द कैरियर टू बी डिलीवर्ड टू बी, इट मींस द डिलीवरी हैज बीन मेड टू बी। वो डिलीवरी पुट ऑफ डिलीवरी के केस में वो डाल चुका है तो डिलीवरी उसकी कंसिडर हो जाएगी। डिलीवरी एट डिस्टेंस प्लेट, अगर कोई दूर है तो उस केस में क्या होगा, व्हेन द सेलर ऑफ द गुड्स एग्रीज टू डिलीवर एट हिज ओन रिस्क, अपने रिस्क पे, एट अ प्लेस अदर देन दैट वेयर देयर आर बीन सोल्ड, the buyer shall nevertheless, unless otherwise agreed, like any risk of deterioration in goods necessarily incident to the course of the transit, the risk of extraordinary or unusual deterioration shall be borne by the seller. The simple like A delivers iron to B from Karachi to Sialkot in normal condition. The iron gets rusted. B cannot reject it. Obviously फिर रिस्क रिवॉर्ड है कि अगर दरमियान में कोई टूट फूट होगी वो किस तरह की होगी, या आपके फिर कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है किस तरह का आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया। Examination of the goods है कि when the seller delivers the goods to the buyer, he is bound to give a reasonable opportunity. उसको एक reasonable opportunity का टाइम दिया था कि भाई आप चेक कर लो आपके अकॉर्डिंगली है या नहीं, अगर नहीं है तो अब रिजेक्ट कर लो, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम जाके वो रिजेक्ट नहीं होगी। इस तरह acceptance of the delivery है, the buyer is deemed to have accepted the goods in the following circumstances। क्या है, when he informed the seller that he has accepted the goods, when he does any act, when he does any act in relation to the goods which shows that he has accepted them, and when after the lapse of the reasonable time, agar reasonable time bhi expire ho jaye, no retains the goods without intimating the seller that he has rejected them। हम एग्जांपल कोड करते हैं कि A sells and deliver weight to B, B informs A that has accepted the goods, ठीक है, ओके है। A buy rice from B and takes delivery from B, A does not reject it, it means that A has accepted the rice after a reasonable time। आगे है refusal to take delivery। कहता when the seller is ready to deliver the goods and requests the buyer to take delivery and the buyer does not take delivery of the goods within a reasonable time, the buyer is liable to the seller for any loss arising due to the refusal। कहता है यार C sells करता है and deliver करता है car to S, refuses to take delivery, C sells the car to X and suffer a loss, he is entitled to claim damages from S। इस तरह राइट्स ऑफ द बायर हैं, जो राइट्स ऑफ द बायर हैं वो ड्यूटीज ऑफ द सेलर है, और जो राइट्स ऑफ द सेलर है वो ड्यूटीज ऑफ द
बायर है। ये कुछ कॉमन सेंस सी भी बातें हैं कि यार क्या क्या चीजें होंगी। राइट्स ऑफ द बायर है, शायद मैं थोड़ा सा स्पीडी में यहाँ पर लगाऊं, टाइटल से ही आपको पता लगे क्या क्या राइट्स है। कहता है राइट टू टेक डिलीवरी, ऑब्वियसली उसका राइट बनता है कि जब उसने पेमेंट कर दी, स्टॉक कर दिया, डिलीवरी कर दी, उसको राइट बनता है डिलीवरी लेने का। राइट टू रिजेक्ट, उसके बाद रिजेक्ट है, अगर उसके अकॉर्डिंगली चीजें वगैरह नहीं आई तो वो रिजेक्ट कर सकता है। राइट टू नोटिस ऑफ द इंश्योरेंस, कहता है व्हेन गुड्स आर सेंट बाय द सेलर टू द बायर व्हिच हैव, इसको हम कहते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, के रास्ते की इंश्योरेंस, अगर कोई भी टूट फूट गई रास्ते में तो वो इंश्योरेंस आपको क्लेम मिल जाता है। इस तरह राइट टू एग्जामिन, उसका राइट होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसको देनी चाहिए कि भाई इतने देर में वो एग्जामिन कर सकता है कि यार उसके अकॉर्डिंगली माल है या नहीं है। और राइट टू सू फॉर द डैमेजेस, अगर उसका कोई नुकसान हुआ वो सू कर सकता है फॉर द डैमेजेस के लिए। राइट टू सू फॉर द प्राइस, प्राइस के लिए वो सू कर सकता है कि यार आपका प्राइस ना दे रहा हो बायर। राइट टू सू फॉर द परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस के लिए कर सकता है कि यार स्टिल अभी तक ऑर्डर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर पेंडिंग है तो उसके लिए वो सू कर सकता है। राइट टू सू फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर उन्होंने को वारंटी दी है तो वो बाद में आके वो क्या कर गए, मुकर गए हैं, इनकार कर रहे हैं, तो उसके केस में आप सू कर सकते हो। राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल कर सकते हो, जितनी हमने सर्विसेज लेनी थी ले ली है, उसके बाद आप कैंसिल भी कर सकते हो उसको। राइट टू सू फॉर द इंटरेस्ट, get the when there is a breach of the contract on the part of the seller, the buyer has a right, has a right to claim interest on the amount। आप इंटरेस्ट लेने के लिए सो कर सकते हो। आप ड्यूटीज ऑफ द बायर, राइट्स ऑफ द बायर इज ड्यूटीज ऑफ द बायर है। कहता है उसकी बायर की ड्यूटी क्या है कि ड्यूटी टू सेट द गुड्स, अगर उसके अकॉर्डिंगली सब चीजें सेट है तो उसकी ड्यूटी बनती है सेट द गुड्स। ड्यूटी टू अप्लाई फॉर द डिलीवरी, कहता है इट इज अ ड्यूटी ऑफ द बायर टू अप्लाई फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। इट इज अ ड्यूटी टू डिमांड द डिलीवरी, वो डिमांड कर सकते हैं, उनकी ड्यूटी में शामिल है वो डिमांड करें। ड्यूटी टू टेक द रिस्क ऑफ द डिटोरिएशन, कहता है when the seller agrees to deliver the goods at his own risk at a place other than where there are goods sold, the buyer shall take a risk of deterioration in the goods। उनकी ड्यूटी बनती है टू टेक द रिस्क ऑफ द डिटोरिएशन के लिए। डिटोरिएशन कहते हैं मतलब कि लॉस आउट कर देना, सेल आउट कर देना, उस चीज को तो खत्म कर देना। ड्यूटी टू इन्फॉर्म द सेलर, उसका ड्यूटी बनती है इन सेलर को अपने इन्फॉर्म करें। ड्यूटी द टेक द डिलीवरी, उसकी ड्यूटी बनती है वो डिलीवरी भी लेकर जाए। ड्यूटी द पे द प्राइस, उसकी ड्यूटी में शामिल है कि वो प्राइस को पे करे, बिकॉज ही इज द परचेजर, ही इज द बायर। ड्यूटी टू पे फॉर द डैमेजेस, उसकी ड्यूटी में शामिल है कि भाई वो डैमेजेस के बारे में पे करे। अगर फॉर एग्जांपल उसने बंदे सेलर ने आपको पैसे दे दिए, मतलब कि बायर ने आपको पैसे दे दिए लेकिन अभी गुड्स नहीं उठाएंगे तो उसके जो एक्सपेंसेस हैं, कहते ड्यूटी टू पे फॉर द डैमेजेस, accept and pay for the goods, he will have to compensate the seller for the damages for non acceptance। ठीक है, ड्यूटी द पे द डैमेजेस, जो आपको डैमेजेस पे करने में जो आपकी ड्यूटी में शामिल है। यहाँ तक इस चैप्टर की किसी किस्म की कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क ये क्वेश्चन, अदरवाइज हम फिर यह के आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें। यहाँ तक किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। जी सब क्लियर है जी। एहसन, फवाद, ओके फवाद, थैंक यू। आगे है राइट ऑफ द अनपेड सेलर।
कि अगर आपने सेलर ने मतलब कि अनपेड सेलर मतलब कि बायर ने आपके पैसे नहीं दिए हैं या पार्शली दिए हैं तो उसके राइट्स क्या होंगे। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ द अनपेड सेलर की क्या होती है। कहते व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड, अभी तक पूरी प्राइस अभी तक ना पेड हुई हो। When a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment and it has been dishonored, तब आपको समझा जाएगा राइट ऑफ अनपेड सेलर और यू आर। The term seller includes any person who is in the position of the seller, an agent of the seller. Features क्या unpaid seller के कहते हैं, he must sell goods on cash basis and must be unpaid. If he sells the goods on credit, he is not an unpaid seller during the period of credit. कि जितना उसको पीरियड क्रेडिट अलाउ है, जैसे फॉर एग्जांपल 30 दिन आपको दिए, 30 दिन बाद इनवॉइस ड्यू हो जाएगी, तो 30 दिनों से जो ऊपर पीरियड होगा उससे पहले वो अनपेड सेलर नहीं कहलाएगा। If the term of the credit has expired and the price has not been paid, he must be unpaid wholly or partially. If a part of the price remains unpaid, he is an unpaid seller. When the price is paid in the form of negotiable instruments and it is dishonored, मतलब कि आपने चेक काट के अगर से डिसऑनर हो गया, and if the price is offered by the buyer and the seller refuses to accept it, the seller cannot be called unpaid seller. कोई पर्सन यहाँ पर ऐसे हैं जिनके साथ टैक्स की दिलचस्पी हो, जिनकी, जी बिलाल अंसर, फवाद, मोहम्मद आरिफ, टैक्स में जिन जिनकी दिलचस्पी है जस्ट रेज योर हैंड। इनकम टैक्स में शाहजी, फवाद, कमर, बाकियों को कुछ नहीं पता भाई। खैर मेरे पास अभी अभी नोटिस आया है। फवाद आपका तो पेपर भी है, चलें माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। खैर मेरे पास तो खैर अभी खबर आई है, न्यूज में अभी तो खबर है, ऑफिशियल नोटिस नहीं आया कि 15 दिन की तौसीक कर दी गई। आज आई थिंक वो इंडिविजुअल्स के रिटर्न्स के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए लास्ट डेट थी, बट आई थिंक 15 डेज ना कर दी है, न्यूज में अभी आया है, बट अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। दैट आई थिंक इट विल बी अपलोडेड इन आवर वेबसाइट, लेट्स सी। खैर इस बार बहुत टेंस था, चलें खैर, इट्स अ पार्ट ऑफ, नहीं चल तो रहा था वैसे थोड़ा थोड़ा, जैसे कहते हैं ना एक आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी वाला काम। वो जाहिर बात है आज के दिन में तो कैसे चलना था, कुछ लोग अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं समझते ना, रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। चलें खैर, अब तो 15 दिन की तौसीक कर दी है, न्यूज में अभी आया है, लेट्स सी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आता है। चलिए हम कम टू द पॉइंट, आगे हैं राइट्स ऑफ द अनपेड सेलर। हमने पहले डेफिनेशन पढ़ ली कि फीचर ऑफ द अनपेड सेलर क्या है, उसके राइट्स क्या हैं। जाहिर बात है कि अगर उसको पेमेंट आदि नहीं मिली, सिंपल इज दैट, पहले वो गुड्स के अगेंस्ट में राइट्स ऑफ द लियन, वो लियन कर सकता है, मतलब कि इन शॉर्ट वो क्या कहते हैं, कब्जे वाला काम। The right of the lien means the right to retain the possession of the goods until the full price is received. An unpaid seller can exercise his right of lien in the following cases. कब कब वो ये एक्सरसाइज कर सकता है, कि when the goods are sold for the cash and not on credit, तब कर सकता है। When the goods are sold on credit but the terms of the credit, जब वो क्रेडिट पे दे रहा है लेकिन क्रेडिट की लिमिट एक्सपायर हो गई है, तब वो लियन कर सकता है।
When the buyer becomes insolvent, अगर आपका buyer insolvent हो गया है, even if the period of credit has not been expired, अगर वो credit का period भी expire हुआ लेकिन फिर भी हो सकता है, लेकिन the other rules regarding lien are as under क्या है? It can be exercised when the goods are in possession of the seller as agent or the bailey of the buyer. ठीक है? It can be exercised even if the documents of the title have been delivered to the buyer. अगर documents of the title have been delivered to the buyer, तो भी आप कर सकते हो. It can be exercised for the price and not for the expenses. Expenses के लिए आप unpaid seller नहीं कहलाएंगे. कहता है if the seller delivers some good to the buyer, he can exercise his right of the lien on the remainder. If the seller delivers the goods under the circumstance which shows that he has agreed to waive the lien, lien मतलब कि खुद से ही छोड़ दे, he cannot retain the remainder, वो फिर ठीक है. The seller can exercise the right of lien even though he has obtained a decree for the price of the goods, फिर भी वो कर सकता है. The unpaid seller loses his right of the lien, जो unpaid seller है वो लॉस कर सकता है, लॉस कर देता है अपने राइट को. किस केसेस में? तो when the he delivers the goods to a carrier or other bailey of the transmission to the buyer, ठीक है, वो डिलीवर करता है गुड्स को to a carrier के थ्रू, कि पोर्टिंग डिलीवरी के केस में निकाल दे, टीसीएस के लिए उसने डाल दी, तो वो उसके हाथ से अगर निकल गई है तो वो अपने राइट को खो देगा. When the buyer or his agent lawfully obtains possession of the goods, तब भी वो खो देगा. When the seller waive, खुद से ही छोड़ दे, his right of the lien of the goods, the right of the lien once lost, एक बार लॉस हो गया, will not restore, वापस नहीं आता. Even if the buyer delivers the goods to the seller for any particular purpose, or when the buyer further sells the goods and the seller agrees, further sell करता है goods को और seller agree भी कर लेता है. राइट ऑफ द स्टॉपेज ऑफ द गुड्स इन ट्रांजिट, के यार रास्ते में ही गुड है और उसको स्टॉप कर लेता है, तो वो ऑब्वियसली अनपेड सेलर का राइट है. किस सिचुएशन में? फॉलोइंग केसेस में. व्हेन द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, बात वही ऊपर वाली, सॉल्वेंट हो जाए, अगर स्टिल इन ट्रांजिट है. फिर व्हेन द सेलर हैज द राइट ऑफ द स्टॉपिंग, जब उसका राइट भी हो. व्हेन द ओनरशिप हैज ऑलरेडी बीन पास टू द बायर, ओनरशिप पहले ट्रांसफर हो गई, द सेलर कैन नॉट स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट. द फॉलोइंग की जिस हमने वो भी ऊपर बात की लियन वाली, तो इन केसेस में वो स्टॉप कर सकता नहीं कर सकता. व्हेन द बायर और एजेंट टेक्स डिलीवरी of the goods after the goods have reached at the destination, तब वो नहीं कर सकता. When the buyer or his agent takes delivery of the goods before the goods have been reached at the destination, इससे पहले कि डेस्टिनेशन पे वो पर्सनल तौर पर खुद ही डिलीवरी ले लेते हैं, तब आप नहीं कर सकते. When the buyer requests the carrier to carry the goods to a new destination after the goods have reached at the original destination, वो ओरिजिनल डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद कहता है when the buyer requests the carrier to carry the goods to a new destination, पे वो लेकर जाए after the goods have been reached, वो ओरिजिनल डेस्टिनेशन भी पहुंच चुका लेकिन उसे वो न्यू डेस्टिनेशन पे लेकर जाए. When the carrier wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer or his agent, when the carrier wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer और his agent को wrongfully refuse करता है. When some of the goods have been delivered to the buyer and or his agent under the circumstances which shows that there is an agreement to give up the possession of the whole goods. हम एग्जांपल कर लेते हैं कि A sells 20 bags of the cement to B. A deliver करता है the cement of the carrier to the carry them to B. Later A gets a news that B has become insolvent. A can stop the delivery. आगे है राइट ऑफ द रीसेल, कि यार उसका राइट भी अगर अनपेड है तो उसका राइट बनता है कि वो सेल आउट भी कर सकता है. एक मिनट पर स्टूडेंट्स, the unpaid seller can resell the goods in the following cases. कौन से केसेस है? कहता है when the goods are of the perishable nature, गलने सड़ने वाली अगर कोई कंडीशन है तो उसको भाई रीसेल को कर सकता है. When there is a provision regarding the right of the sale in the contract, अगर contract of sale में वो right of provision की रखी हुई है तो भी सेल कर सकता है. ये मतलब आपका right हो, अगर right ना हो तो you can't do that. When the seller gives a notice to the buyer of his intention, अगर नहीं भी है तो अपनी intention का वो notice देगा to resell and the buyer does not pay within a reasonable time. कहते हैं क्या लिखते हैं दिनों में सेल आउट कर दो
पेमेंट मुझे दे दो, अदरवाइज आई कैन ट्रांसफर टू अनदर गुड, मतलब के टू अनदर पर्सन या आई कैन सेल टू अनदर पर्सन। क्या है, ही कैन रिकवर लॉस ऑन रीसेल ऑफ द गुड्स, अगर रीसेल पर उसको कोई लॉस हुआ तो वो रिकवर करेगा। रिटेन एनी सरप्लस और रीसेल ऑफ द गुड्स, वो रिटेन भी कर सकता है, कुछ सरप्लस अगर कोई आया। If the seller resell without giving a notice to the buyer, he cannot recover any loss on resale of the goods and retain any surplus on the resale of the goods। अगर वो नोटिस नहीं देता तो इन चीजों से वो हाथ धो बैठेगा। राइट अगेंस्ट द बायर, बायर के अगेंस्ट में क्या राइट है? पहला सबसे पहले है प्राइस, कहता है when the ownership in the goods has passed, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, he has a right to refuse and the buyer to refuses to pay the price according to the terms of the contract। तो सेलर आपका सू कर सकता है कि भाईजान पैसे दो मुझे। डैमेजेस फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस, अगर बायर आपका एक्सेप्ट नहीं करता तो जाहिर बात है सेलर को कुछ ना कुछ नुकसान होगा, तो ऑब्वियसली वो सू कर सकता है कि भाईजान आपके नॉन एक्सेप्टिंग वजह से मेरी तो कॉस्ट लग गई, मुझे डैमेजेस दें। स्पेशल डैमेजेस एंड इंटरेस्ट क्या चीज है? द सेलर कैन सू द बायर, वो केस कर सकता है बायर पर फॉर द स्पेशल डैमेजेस के लिए व्हेन द पार्टीज आर अवेयर ऑफ द सच डैमेजेस, जिसमें पार्टीज आपकी जानती भी है कि भाई हमें ये चार्जेस पे करने पड़ेंगे और हम एग्री करते हैं, अवेयर करते थे एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अनपेड सेलर कैन रिकवर इंटरेस्ट एट अ रीजनेबल रेट ऑन द टोटल अनपेड प्राइस ऑफ द गुड्स, कि यार इतने दिन आपके अनपेड हो गए हैं तो पर डे मैं ऊपर इतना चार्ज करूंगा, इन शॉर्ट सूद चार्ज करेगा, जो कि करना नहीं चाहिए फ्रॉम द टाइम इट वाज ड्यू अंटिल इट टू बी पेड। इस तरह हम बैंकिंग में करते हैं कि यार इस दिन पेमेंट हो गई, उससे ऊपर आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। बायर्स राइट अगेंस्ट सेलर, अब जाहिर बात है उसके जब राइट है सेलर वगैरह के, बायर के, तो बायर की भी राइट्स होंगे अगेंस्ट द सेलर के। उसके क्या है? डैमेजेस फॉर द नॉन डिलीवरी, अगर उसकी नॉन डिलीवरी फॉर द मैंने पीओ दिया, परचेज ऑर्डर दे दिया, उसने सूटेबल टाइम में डिलीवरी नहीं की, तो ऑब्वियसली मेरा तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा जिस चीज के लिए मैंने परचेज की है, तो ऑब्वियसली वो डैमेजेस क्लेम करेगा फॉर द नॉन डिलीवरी के लिए कि विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम मुझे डिलीवरी रिसीव नहीं हुई। सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसको रिक्वायर्ड थी। when there is a breach of the contract for the sale of the specific goods, the buyer may file a suit for the specific performance. This remedy is granted only when damages would not be an adequate remedy. It is a granted when subject matter of the contract is rare goods. Picture of a dead painter. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की हमें जरूरत है कि यार वही बंदा सिर्फ वो कर सकता है और नहीं कर सकता, जाहिर बात उसका फिर राइट बनता है, जो पैसे पे कर रहा है तो भाई पेंटिंग चाहिए तो पेंटिंग चाहिए। कहता है ए प्रोमिसेस टू सेल द बी, और रेयर किस्म की पेंटिंग है, मतलब मैं कहता हूँ कि मैंने ट्रेन खरीदनी है तो ऑब्वियसली सिर्फ ओनली वन एंड गवर्नमेंट ये जो आपको दे सकते हैं, मोनोपोली है उस बंदे की या उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, उसके अलावा कोई कर नहीं सकता, तो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। फवाद जस्ट अ मिनट, अगर ये पोर्शन आप सिर्फ 1 से 1.5 पेज रह गया है, क्योंकि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नियर अबाउट टू एंड है, सिर्फ हम यहाँ पर पहुंच गए ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे, सिर्फ 1 पेज है। इफ पॉसिबल फॉर यू देन कैन यू कंटिन्यू फॉर अ व्हाइल 5 to 10 मिनट्स एंड देन चलें, श्योर, थैंक यू वेरी। डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ द वारंटी, अब हमें डैमेजेस भी पे करने पड़ते हैं कि अगर मैं वारंटी मैंने दी हुई है, डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी, कि मैं वारंटी मैं दे रहा हूँ उसको मैं ब्रीच कर रहा हूँ कि यार मैंने वारंटी दी हुई थी उस चीज की और मैं ब्रीच कर रहा हूँ। When there is a breach of the warranty by the seller, the buyer is entitled to sue for the damages if he has paid the price to the seller, but if the buyer has not yet paid to the price, अगर buyer अभी तक price नहीं पे करता था तो he may ask the seller for a reasonable reduction in the price। एग्जाम्पल हम कोड कर लेते हैं कि A promises to sell, ए ने वादा किया टू सेल एंड द डिलीवर टेबल्स टू बी ऑन 1 मार्च 2005 को, बट ए डिलीवर ऑन 10th मार्च, बी कैन क्लेम द डैमेजेस, लेकिन उसको डैमेजेस भी प्रूफ करना पड़ता है कि यार ये मेरे डैमेजेस हो गए। द बायर, जिस तरह हमने ऊपर भी कहा, द बायर इज एंटाइटल्ड टू सू फॉर द डैमेजेस इफ ही हैज पेड द प्राइस टू द सेलर। इस तरह कैंसिलेशन एंड डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ द कंडीशन, कोई कंडीशन थी जिस तरह हमने ऊपर भी पढ़ा था कि कंडीशन एंड वारंटीज के मुताबिक वो चीज टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक देगा, अगर उसको ब्रीच कर रहा है तो कैंसिलेशन है। कहते हैं when there is a breach of the condition by the seller, the buyer can avoid the contract and claim damages। वो वाइड कर सकता है, ये रिसीव करे विद रिस्पेक्ट टू द रिडक्शन इन द प्राइस, भाई कर दो ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ लेकिन प्राइस में रिड्यूस करे। इस तरह रिकवरी ऑफ द प्राइस विद इंटरेस्ट, अगर उसको विद इन स्टिपुलेटेड टाइम उसने रिकवर करनी थी,
if the buyer has already paid, buyer पे कर चुका है the price to the seller and the seller does not deliver, अगर उसको डिलीवरी नहीं देता तो buyer अपनी पैसे वापस ले सकता है with interest के साथ। इस तरह ऑक्शन सेल है, नीलामी जैसे होती है, कहता है ऑक्शन सेल इज अ पब्लिक सेल होती है where different buyer comes to the buyer, the goods are sold to the highest bidder, the goods are sold to the highest bidder, ऑब्वियसली जो प्राइस विच एवर इज हायर की होती है उसी को सेल आउट, मतलब कि ऑक्शन सेल में उसी को सेल किया जाता है। अ पर्सन मे हिमसेल्फ सेल हिज ओन गुड्स बाय द ऑक्शन और ही मे अपॉइंट एन एजेंट कॉल्ड ऑक्शनरी टू कंडक्ट द सेल ऑन हिज बिहाफ। लेकिन कुछ इसके रूल्स हैं। वो क्या रूल्स हैं हमारे पास? गुड्स इन लॉट, हमेशा लॉट के केस में गुड्स होंगी। कहता है व्हेन द गुड्स आर पुट इन द सेल इन लॉट्स सच लॉट इज द प्राइमा फेशी। प्राइमा फेशी कहते हैं कि यार देखते ही फौरन आपको पता लग जाए कि यार ये चीज sufficient and appropriate evidence to corroborate our statement। आप हमारी स्टेटमेंट को ये corroborate कर रही है, सपोर्ट कर रही है, प्राइमा फेशी उसको कहते हैं टर्म्स हैं कि यार देखते ही आपको फौरन पता लग जाए कि आई विटनेस के तौर पर यही है। To be the subject of the separate contract of sale, इस तरह completion of the sale and the sale is set to be क्या होनी चाहिए? To be complete when the auctioneer announces कि वो सेल की फॉर्म में पूरी कंप्लीट हो, announces its completion by fall of the hammer, कि वो जैसे हैमर करे on any other customary manner में। इस तरह विड्रॉल ऑफ द बिड है, बिड को हम विड्रॉ भी कर सकते हैं कि यार हमने कर ही दिया अगर बिड। until such announcement is made, जब तक वो अनाउंसमेंट नहीं होती जब तक आप बिड को कर सकते हो विड्रॉ। एनी बिडर मे रिट्रैक्ट from his bid as he is not bound to till the sale is complete। इस तरह राइट ऑफ द सेलर टू बिड, सेलर का क्या राइट है बिड के केस में? द सेलर और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ कैन बिड एट द ऑक्शन प्रोवाइडेड सच अ राइट टू बिड has been expressly reserved, has been the seller, पर हम पढ़ लेते हैं right to the seller के the seller or any other person on his behalf can bid कर सकता है at the auction provided such a right to bid, उसका right to bid has been expressly reserved at the time of notifying the auction sale। but if the right is not expressly reserved, अगर expressly उसका reserve नहीं किया गया then such bidding may be treated as fraudulent by the buyer, वो fraudulent activity में शुमार होगा by the buyer के लिए। pretend bid है, उसको क्या कहेंगे? if the seller makes use of the pretend bid to raise the price, the sale is voidable at the option of the buyer, कि यार pretend के फिर in short उसकी free consent शामिल नहीं होगी इसके केस में। जी स्टूडेंट्स, बाय मिस्टेक को स्क्रीनशॉट स्क्रीन इनएक्टिव हो गई थी। श्योर फवाद यू कैन लीव, जस्ट ये 2-3 टॉपिक रह गए वैसे, यू कैन लीव, इट्स ओके। प्रिटेंड टू लीव, जाहिर बात है उसकी हमारे पास फ्री कंसेंट नहीं है तो हमारे पास क्या होगा? प्रिटेंड बायर कहता है इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ द प्रिटेंड बिड, तो हमारे एम्प्लॉय हायर कर लेते हैं यार ठीक है आप जाके ना बिड को कंट्रोल कर लो, मतलब हमारी इस तरह की फैमिलिटी थ्रेट आ जाता है हमारे पास। इस तरह रिजर्व प्राइस है, द सेल मे बी नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू बी रिजर्व प्राइस इफ द हाईएस्ट प्राइस बिड इज लेस देन दैट प्राइस, कि अगर आपकी जो रिजर्व प्राइस की वजह से अभी आपका लॉयर है तो जाहिर बात है हम तो विच एवर इज हायर की जो है ना हम बिड करते होते हैं कि ठीक है यार एक बंदे ने 25 लगाई, दूसरे ने आपकी 30 लगाई, तीसरे ने 40 लगा दे तो 40 पे कोई नहीं बोला तो 40 पे हैमर मार दिया जाता है। तो ऑक्शनरी में रिफ्यूज द एक्सेप्ट टू द बिड, वो एक्सेप्ट करने से इनकार कर सकता है। एग्रीमेंट नॉट टू बिड, कहता है एग्रीमेंट बिटवीन इंटेंडिंग बायर्स नॉट टू बिड अगेंस्ट ईच अदर इज नॉट इलीगल, वो इलीगल नहीं है। कहता है व्हेन अ ग्रुप ऑफ द पर्सन एग्री टू प्रिवेंट कंपटीशन, ये कंपटीशन को अवॉइड करेंगे, देन एट एन एक्शन एंड डिसाइड दैट ओनली वन ऑफ देम विल बिड, इट इज नॉट एन इलीगल एक्ट। इन शॉर्ट वो एग्रीमेंट करने के बिड नहीं करते, हम प्रिवेंट कर लेते हैं कंपटीशन की रोकने के लिए, अदरवाइज मतलब कि इन शॉर्ट वो इलीगल नहीं होगी। इस तरह सेलर्स का राइट, द ऑक्शनरी कैन रिफ्यूज टू सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट, के क्रेडिट पे लेने से वो इनकार कर देता है। वैसे भी सिक्योरिटी का पहले चेक डिपॉजिट होता है
एंड इसी तरह फिर क्या है कि वो क्रेडिट पे लेने से इनकार करता है, एक्सेप्ट पेमेंट बाय मींस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। इस तरह एडवर्टाइजमेंट ऑफ एक्शन है कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ एन एक्शन इज ओनली इनविटेशन टू द ऑफर। ऑब्वियसली हम पहले कह चुके इनविटेशन टू ऑफर जो है ना एग्रीमेंट को लीड नहीं करती हैं, एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं, और कैन बी कैंसल्ड एट एनी टाइम विदाउट एनी पब्लिक नोटिस। यहाँ तक स्टूडेंट का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल था, आपके पार्ट ऑफ द सिलेबस है। यहाँ तक किसी किस्म की किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। सबको क्लियर है? बिलाल, कमर, फातिमा, एहसन, सबको क्लियर है? किसी किस्म का कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों के जहन में? जी कमर, मतलब कि कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, मतलब कि मैं समझूंगा आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स समझ में आ गया है। यहाँ पर अगर हम काउंट पे लगाएं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो नियर तकरीबन हमारा एंड हो गया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये तमाम चैप्टर हम कर चुके थे। सेल ऑफ गुड्स आपका इस बुक का पार्ट नहीं था, सो मैंने अलग से आपको शेयर भी कर दिया था। सिर्फ हमारा अब ये पोर्शन रहता है कंपनीज एक्ट का। इंशाल्लाह नेक्स्ट 4 to 5 लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम विद इन दिस मंथ हम ये भी हम कवर कर लेंगे एट द मंथ एंड तक। ये मैं मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की निस्बत ये टू मच इजी है, मतलब कि टू द पॉइंट्स हैं चीजें वगैरह, प्रैक्टिकल क्योंकि बेसिक चीजें हैं कुछ। हम इंशाल्लाह 11th चैप्टर में स्टार्ट भी कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन आपको लोगों को पता लगे, लेकिन इसमें मजीद हम कोशिश कीजिएगा स्पेशली कंपनीज एक्ट में, क्योंकि नॉर्मल वर्किंग डेज में जो हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और स्पेशली दो स्टूडेंट्स जो कि कंपनीज वगैरह में डील करते हैं, कंपनीज वगैरह में अगर कोई जॉब वगैरह भी कर रहे हैं, तो आप लोगों को कम से कम इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए कि यार कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे कैसे होती है, प्रोसीजर आपको आना चाहिए। मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशन क्या होती है, मैनेजमेंट क्या चीजें होती है, ऑडिटेड रेजोल्यूशन क्या होती है, मिनट्स क्या होती हैं, मीटिंग्स क्या होती हैं, अकाउंट इन्वेस्टमेंट क्या क्या चीजें कब कब चाहिए होती है। जस्ट ये क्रैम बेस है और कुछ नहीं है, बुलेट्स के फॉर्म में आपने याद रखनी है चीजें, नथिंग एल्स। हम बिस्मिल्लाह पढ़ के फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन द कंपनी एंड इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। पहला टॉपिक क्या है कि आप पहले तो फीचर्स ऑफ द कंपनी हम डिपेंड करेंगे, यार कंपनी कितने टाइप्स की होती हैं, डेफिनेशन टाइप्स ऑफ द कंपनीज हम देखेंगे, फिर अथॉरिटीज हैं, कुछ ऑफिशियल्स हैं, मेंबर्स हैं, रेजोल्यूशंस हैं, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट हैं, कुछ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज हैं, कुछ फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम फीचर्स ऑफ द कंपनीज की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले है कंपनीज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, फिर उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है कि सेपरेट पर्सनैलिटी क्या है, ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप क्या है, एंड परपेचुअल सक्सेशन क्या चीजें हैं, द कंसेप्ट ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या लिया जा रहा है, लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ द कंपनी क्या चीज होती है। फीचर्स ऑफ द कंपनी कहते हैं कंपनीज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। A sole trader is an individual. Sole trader is an individual who owns and runs his her own business. The law does not recognize the business. The law recognize only the individual who runs this. Law क्या recognize करता है? नहीं, सिर्फ बंदा जो है वो आपका इंडिविजुअल है, वही recognize होगी, बिजनेस के कोई recognition criteria नहीं है। The individual is liable for the debts of the business. Individually liable for the debt of the business and also personally liable for any breach of the law by the business. वही responsible है sole proprietor के केस में। Partnership is a group of the individual who owns and run their own business. Each partner usually contribute capital to the business. वो contribute करते हैं capital में, और capital a partnership business is not recognized as a person. वो person as a नहीं होता कि by the law. Individual partners are the personally liable या jointly with the other partners for the debts of the business. Unlike sole trader and partnership, a company is a legal person होती है, separate from its owner होती है कि यार owner अलग है और company आपकी अलग है. This is called the doctrine of the corporate personality.
The law recognize of the company as a company as a person with legal rights and obligations similar to those ordinary individual. वो ये कहते हैं कंपनी का आर्टिफिशियल बॉडी है, जिस तरह एक पर्सन की आपके लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होती है, इसी तरह कंपनीज के भी होते हैं. इस तरह कॉन्टेक्चुअल इस तरह कहता है फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, कहता है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन वेयर एज द इंडिविजुअल पर्सन अ नेचुरल पर्सन essentially however the law treats person in the same way whether they are artificial or nature. The following are the characteristics of the company is an artificial person. क्या contractual rights and obligation, जिस तरह नॉर्मली एक पर्सन के साथ होते हैं उसी तरह हम डील करते हैं. एक पर्सन के हमने एक एग्रीमेंट करना, ठीक है, कंपनी के साथ भी हम एग्रीमेंट करते हैं. The contractual rights and obligation कहता है as a legal person a company may enter into the contracts with other person, individuals or other companies. Debts and liability कहता है if the company incurs a debt the company itself is liable. कंपनी क्या होगी, itself liable होगी and its owner the shareholder are not. इसी तरह ownership of the asset and property कहता है company owns its own asset although the members ordinary shareholder जो है own the company they do not own the asset of the company. The shareholder are simply owner of these shares in the company. The company itself is the legal owner of the assets. Rights to receive from debtors कहता है डेटर का ये कंपनी का राइट होता है कि भाई डेटर से जो भी पैसा आ रहा है वो आप रिसीव करें, बाय नॉट टू इट्स ओनर के ओनर से सेपरेट होता है. ओनर का वो पैसा नहीं होता. अगर ओनर एक्सपेंस आउट करते हैं उनका अलग से अकाउंट मेंटेन हो रहा होता है डायरेक्टर्स के एक्सपेंस से नाम से. इस तरह मैनेजमेंट बाय द डायरेक्टर कहता है कंपनीज आर मैनेज्ड बाय देयर डायरेक्टर्स हु शुड बी मेंबर ऑफ द कंपनी, जो मेंबर के कंपनी के मेंबर भी होंगे एज वेल एज द फ्यू सेंशन. कहता है इन स्मॉल कंपनी द शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर्स मे बी द सेम इंडिविजुअल but in large companies their directors hold a small portion of the shares and even no shares at all. जरा लाइबिलिटी आपका पेड और टैक्स करने के लिए लीगल ऑब्लिगेशंस भी हैं आपके पास. कहता है इट इज द कंपनी break the law it is the usually the company itself that is liable although there are circumstances in which the owner or its officers may be personally liable. Consequences क्या होते हैं कि सेपरेट आपकी अगर पर्सनालिटी है the separate legal personality of the company has several consequences. कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस. ओनर तो वहां तक लाइबल है, बिजनेस क्या तक, बिजनेस आगे आपका लाइबल होगा. कहता है सेपरेट ऑफ द ओनरशिप और आपकी जो कंपनी है वो अलग अलग हो जाती हैं. द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन परपेचुअल एग्जिस्टेंस, वो दोनों डिफरेंस आपकी आ जाती है. अच्छा स्नैन साहब, ड्यू टू सम इमरजेंसी वर्क लेक्चर को हम यहाँ पर एंड कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा इमरजेंसी वर्क है. बाकी स्टूडेंट्स कोशिश कीजिएगा ये चैप्टर हम कल इंशाल्लाह ये कंप्लीट कर लेंगे. फर्स्ट चैप्टर कोशिश कीजिएगा रेलेवेंट हटना आप पढ़ कर आए क्योंकि इसमें कोई हाई फाई अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है. जस्ट क्रैम बेस है, जस्ट आइडियोलॉजिकल है हमारे पास चीजें. सर हम एडमिन डिपार्टमेंट में कौन बैठे हुए हैं, कैन वी ड्रॉप दिस क्लास एट दिस टाइम? यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क. Sir, head office anyone is here to drop this class at this time?
है।